पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तमाम धड़ों ने, इसमें सुहेल अफरीदी भी हैं, इमरान खान की बहनों ने तो आना ही आना है, वो हर दफ़ा आती हैं मंगल को, और ये मंगल तक की डेडलाइन दी हुई थी सुहेल अफरीदी ने। तो अब ये सुहेल अफरीदी की डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन ही महमूद खान अचकजई की डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने कहा, और वो सारा कुछ मिला के मंगल वाले दिन पे बड़ा बोझ पड़ गया। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म के बड़े एहतजाज से मना किया है, और दहशतगर्दी का भी एक बहाना बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, आप बाद आ जाएं, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा वरना आप जिम्मेदार होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन भी है। तो नेक्स्ट वीलॉग में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और किन चीज़ों की तवक्को की जा रही है। अब आ जाए ज़रा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये खबर लें आपके अमरीकी फ़ौज ने एक मरतबा फिर अपने बहुत सारे जो फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले तैयारे हैं, इन खाली तैयारों को भिजवाया था यूरोप की जानिब, और अब ये मगरबी ममालिक से वापस आ रहे हैं खलीज की तरफ, और एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान की तरसील शुरू कर दी गई है खलीजी ममालिक में। अमरीकी फ़िज़ाइया के C-17A स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर यूरोप और खलीज के दरमियान परवाज़ें भर रहे हैं, और वहाँ से जो दिफाई साजो सामान है या फ़ौजी साजो सामान है वो पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद फ़ौजी भी इस खित्ते में पहुँच रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ खबरें छपी हैं, और उन खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ खबरसा एजेंसियाँ जो हैं वो इस किस्म के दावे कर रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं गैर मुल्की, और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं। ईरान की शराइत अमेरिका के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, अमेरिका की शराइत ईरान के साथ मैच नहीं करती, बीच का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। पाकिस्तान हो या चाइना हो, किसी की भी सालसी काम नहीं कर रही। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर बढ़ेगा और ईरान पे भी। ईरान पे प्रेशर इस बात का है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वहाँ से वो तेल निकाल कर उनकी तरसील नहीं कर पा रहा, उनके जहाज़ों के रास्ते रुके हैं। और अमेरिका पे प्रेशर इसलिए है कि जब अमेरिका ईरान का रास्ता रोकता है तो पूरी दुनिया के रास्ते भी आबनाए हुर्मत में रुकते हैं। अब अरब ममालिक से और बाकी जगहों से या खलीजी ममालिक से अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दोनों ममालिक के ऊपर एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बन रही है, बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये दबाव किसी वक्त भी एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नेतन्याहू को ये लड़ाई पसंद है, यानी नेतन्याहू को ये सूट करती है लड़ाई, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और दूसरा एक और आदमी है जिसे ये लड़ाई सूट करती है, वो रज़ा पहलवी है, जो ईरान का साबिक हुक्मरान फैमिली से। तो रज़ा पहलवी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुखातिब करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और रज़ा पहलवी ने कहा है कि आपको ये ज़ख्मी रीछ है, ज़ख्मी जानवर है, आपको ये काम अंजाम तक पहुंचाना होगा, आप इसको ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको ये ख़त्म करना होगा, ईरान के अवाम को फ़ैसला करना होगा, ये वहाँ पे रजीम है, आप कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। तो रज़ा पहलवी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है कि मैं तो जा रहा था, ख्वाब देख रहा था कि ईरान वापस जाऊँगा और इक़्तिदार संभालूँगा। उधर जो ईरान के अंदर इक़्तिदार मौजूद है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। बल्कि रज़ा पहलवी ने एक लालच भी दिया अमेरिका को। रज़ा पहलवी ने कहा कि अगर हमें आज़ादी मिल जाती है तो 10 सालों में ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि ईरान से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मुनाफा मिलेगा, ये भी कहा। अच्छा, एक अमेरिकी साबिक वज़ीर दिफा है, उनका नाम है रॉबर्ट गेट्स। उन्होंने भी एक कहानी सुनाई नेतन्याहू को लेकर के 2009 में नेतन्याहू ने उनके साथ क्या किया। रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि जुलाई 2009 में नेतन्याहू ने मुझे कहा था कि ईरानी हुकूमत कमज़ोर है और पहले ही हमले में बिखर जाएगी। मैंने तब उन्हें यह बात समझाई थी कि वो बिल्कुल गलती पर हैं, और वो ईरानियों की कुव्वत बर्दाश्त और उनकी लचक को कमतर समझ रहे हैं, वो नहीं जानते। यही चूरन उन्होंने बड़े अरसे से बेचा, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़रीद लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो गलती कर दी जो गलती इससे पहले बराक ओबामा ने और जो बाइडन ने नहीं की थी। नाज़रीन, ईरानी फ़ौज मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार सरकारी टीवी पे चलाना सिखा रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पीके मशीन गन चलानी सिखाई। ये बड़ा मशहूर वेपन है ईरानी, और बड़ा तगड़ा वेपन है, वो पहले सिखाया। क्लाशनकोफ से हैवी कैलिबर है, बहुत ज़बरदस्त गन है। तो अब वो सिखा रहे हैं स्नाइपर राइफल कैसे चलती है, यानी आप निशाना लेकर किसी को टेलीस्कोप में देखकर कैसे मार सकते हैं। और दीगर हथियार भी सरकारी टीवी के ऊपर बारी बारी वो चला रहे हैं, और ये प्रोग्राम और इनके क्लिप्स
ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जो लोग फैमिली दोस्त हज पे गए हुए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी जहाँ पे मिलते हैं ना तो उनको मुसलमान बहुत पजीराई दे रहे हैं। हज पे आपको पता है पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे होते हैं, खाना काबा के गिर्द, मस्जिद नबवी वहाँ पे भी जाते हैं, मदीना और मक्का में। तो बताते हैं कि जहाँ पे ईरानी शहरी मिलते हैं तो उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकार की जानिब से नहीं, जो बाकी मुसलमान पूरी दुनिया से आए हुए हैं वो उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान जंग में है और वैसे भी उसकी इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जंग चल रही है, तो मुसलमानों के जज्बात भी ज़रा फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं जाकर। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है, और ये इंकिशाफ जो किया है ये इसराइली मीडिया ने किया है। इंकिशाफ ये बताता है कि इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे और कभी पता ही नहीं चला इराक की हुकूमत को भी। यानी कितनी अजीब बात है ये कि इराक की हुकूमत को पता ही नहीं चला और इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे ईरानी सरहद वाली साइड को लेकर के। अब अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे इलाके अपने बंद किए होते हैं, तो वहाँ पे इसराइल के खुफिया फौजी अड्डे भी थे, उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और अमेरिकन ने सैटेलाइट के ज़रिए से या वो जो उनका रेडार का सिस्टम होता है उसको भी मफलूज कर रखा था ताकि इराकी गवर्नमेंट या वहाँ के लोग ना जान पाएँ कि इसराइली बाकायदा यहाँ पे अपनी फ़ौजी अड्डे बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं इराक की सरजमीन के ऊपर। अब पता नहीं और कहाँ बनाए होंगे, लेकिन ये खबर आ गई है। ईरान पर हमलों के वक्त इराक में इसराइल के कायम किए गए 2 खुफिया फ़ौजी अड्डों की तफसीलात सामने आने के बाद अब ये राय तकवीयत पकड़ रही है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर इराक की हुदूद की तरफ से ड्रोन हमलों की कोशिश फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकती है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 3 ड्रोन गए, सऊदी अरब ने उन तीनों को रोका हवा में। अब ये ड्रोन ईरान कहता है जी हमने तो नहीं भेजे, हज का सीज़न अभी तो कोई ऐसा नहीं करेगा, और ये इराक की तरफ से आए। इससे पहले एक ड्रोन आकर गिरा जनरेटर के ऊपर, वहाँ पे आग लग गई यूएई में, अबू धाबी के इलाके में। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अल-जुफ्रा का इलाका है, वहाँ पे आके गिरा था। ये जो सारी एक्टिविटी हो रही हैं, ये कोई चिंगारी एकदम भड़क गई तो ये पूरे खित्ते में आग लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और अब ये पता चल रहा है कि इराक वाली साइड से हमले होते हैं। जैसे ईरान पर हमलों के दौरान सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों से ईरान ने लाताल्लुकी इख्तियार की थी कि हमने नहीं मारा, ये ड्रोन आए ज़रूर हैं, ये हथियार आए ज़रूर हैं, लेकिन ये हमने इस्तेमाल नहीं किए। इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाला जो चरवाहा था उसको सबसे पहले पता चला ना, वो अपनी बकरियां, अपने जानवर चुरा रहा था, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो ये खुफिया अड्डे बने हुए हैं। तो इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाले चुराहे को इसराइली फ़ौज ने कत्ल कर दिया था। इस खबर को अब अमरीकी मीडिया में भी कवरेज मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी इसकी खबर शाया की है। इस पर मिस्री ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट ने एक तबसरा किया और उन्होंने बताया कि बिलाखिर कोई तो इस इराकी चरवाहे के बारे में बात कर रहा है जिसने इराक के सहरा में एक खुफिया इसराइली फ़ौजी अड्डे का सुराग लगाया था और इसराइली फ़ौज ने उसका पीछा करके उसे हलाक कर दिया था। जिन्होंने उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर भेजा और उस वक्त तक फायरिंग की जब तक कि उसकी गाड़ी शोलों की लपेट में नहीं आ गई। तो ये एक चरवाहे ने पोल खोला था और अब समझ आ रही है कि किस तरीके से इस रीजन से जब अटैक किया जाता है तो ऐसा तासुर बनता है कि ये हमले ईरान कर रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।